हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति कुमारी। आज हम बात करने वाले हैं मेटामॉर्फोसिस के बारे में फ्रॉम डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस की जब हम बात करते हैं तो मेनली इसमें हमारा मेजर कंसिडरेशन होता है फ्रॉग का। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये एक टैडपोल है। ये भले ही जन्म ऐसे लेता है लेकिन हमें जो दिखता है वो ऐसे होता है, यानी ये जो है इसका फाइनल फॉर्म है और ये इसका अर्ली फॉर्म है। तो हेंस यहां से यहां तक हमको देखने को मिलता है, राइट। अब ये कैसे होता है वो जानने वाली चीज है। तो एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस जो है इसमें क्या होता है, एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस में इसमें बहुत से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिससे कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक्वेटिक लाइफ जी रहा होता है उसको हम कैपेबल बनाते हैं टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस के लिए। क्योंकि जो टैडपोल फॉर्म होता है फ्रॉग का, जो अर्ली फॉर्म है, वो क्या करता है, वो मैक्सिमम वाटर में ही रहता है। लेकिन जो फ्रॉग का फॉर्म है, जब वो फ्रॉग में चेंज होता है तो वो टेरेस्ट्रियल लाइफ को लेता है, जिसमें कि वो जमीन पे भी रह सकता है, मैक्सिमम जमीन पे रहता है और जरूरत पड़ने पे पानी में भी रहता है। ठीक है, तो देखा गया है दैट इज यूरोडेल्स, जिसमें कि एग्जांपल चले आते हैं सैलामेंडर्स। दीज चेंजेस इंक्लूड द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ टेल फिन, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल गिल्स एंड चेंजेस इन द स्किन स्ट्रक्चर। तो क्योंकि सैलामेंडर भी एम्फीबियन का पार्ट है, तो अगर इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है तो इनके टेल फिन का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो एक्सटर्नल गिल्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और स्किन के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। और अगर हम एन्यूरॉन्स की बात करें जिसमें कि फ्रॉग्स चले आते हैं, टोड्स चले आते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो इनमें जो चेंजेस होते हैं वो ज्यादा ड्रामेटिक होते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम इनके ऑर्गन जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, जबकि सैलामेंडर में ये थोड़े से कम है, मॉडिफिकेशन थोड़ा कम है। और ये जो एम्फीबियन में मेटामॉर्फोसिस हो रहा है इसको इनिशिएट किया जाता है थायराइड हार्मोन के द्वारा। जैसे हमने इंसेक्ट में जो है दो अलग अलग हार्मोन देखे, यहाँ पे भी क्या होता है एम्फीबियंस में थायराइड हार्मोन एक्चुअल में रोल प्ले कर रहे होते हैं, जो कि होता है T4 दैट इज थायरॉक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन दैट इज T3 विच ट्रैवल थ्रू द ब्लड एंड रीचेस ऑल द ऑर्गन ऑफ द लार्वा। तो यहाँ पे जो है आपको थायराइड हार्मोन का रोल देखने को मिलेगा कि ये कैसे रोल प्ले करते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे कि एम्फीबियन में जो मेटामॉर्फोसिस होता है ना, जो कि थायराइड हार्मोन के द्वारा करवाया जाता है, वो लगभग 4 केसेस आपको शो कर सकते हैं, यानी 4 लेवल पे हो सकता है। पहला जो लेवल होता है उसमें होता है ग्रोथ, यानी जब एम्फीबियन में मेटामॉर्फोसिस होगा तो उसमें होगा ग्रोथ। ग्रोथ किसका? ग्रोथ होगा हाइंड लिम्ब ऑफ द फ्रॉग का। आपने देखा होगा टैडपोल कुछ ऐसे होते हैं, राइट। लेकिन अगर आप फ्रॉग को देखते हैं तो फ्रॉग के पास जो है उसके पास लेग्स प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे ग्रोथ जो है हाइंड लिम्ब का होता है, तो यानी नए ग्रोथ, यहाँ पे एक तरीके से न्यू ग्रोथ करवाया जाएगा। क्योंकि हमको टैडपोल से फ्रॉग में कन्वर्जन लेना है तो हमको उसकी तरह दिखना, मतलब कि वो क्या क्या फीचर्स होते हैं वो देखना भी जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं, आई थिंक उससे बेटर और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए, ये रहे एग्स, ठीक है, ये रहा एम्ब्रियो, उसके बाद देखिए ये रहा टैडपोल। तो हम इस स्टेज में हैं, इस टैडपोल को इस एडल्ट फ्रॉग के फॉर्म में चेंज करना है। तो अब देखिए इस टैडपोल के पास क्या ही स्ट्रक्चर है, टेल है इसके पास, राइट, हेड सेक्शन है, आई सेक्शन है, तो स्किन है। तो इन सब चीजों को कैसे बदला जाए कि ये फाइनली इस एडल्ट फॉर्म में चला आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हर एक सीरीज के साथ चेंजेस दिखाया गया है कि हाँ धीरे धीरे जो है लेग्स आना शुरू हुए, टेल्स हटना शुरू हुए, क्योंकि देखिए यहाँ पर फ्रॉग में टेल्स नहीं पाया जाता है तो टेल को हटाया जाएगा। उसके बाद देखिए हाइंड लिम्ब को डेवलप किया जाएगा, जो कि हमें अगेन टैडपोल में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, टेल धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, फिर वो एक तरीके से जो है यंग फ्रॉग में चेंज होगा, फ्रंट लेग्स जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब कुछ सीक्वेंस है, इसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वही बोला गया है कि अलग अलग हमें स्टेप्स पे सीक्वेंस में ग्रोथ मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा। पहला सीक्वेंस होता है ग्रोथ, जिसमें कि नया ग्रोथ देखा जाता है। नेक्स्ट होता है डेथ। इसमें जो टैडपोल में ऐसे ऑर्गन है जिसकी जरूरत फ्रॉग में नहीं है तो उस स्ट्रक्चर की डेथ करवाई जाती है, जैसे कि हो गया टेल। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको रीमॉडल किया जाता है, जैसे कि हो गया जो
लार्वा में इंटेस्टाइन होता है, उसका साइज लार्ज होता है, लेकिन फ्रॉग का इंटेस्टाइन जो होता है उसको स्मॉल कर दिया जाता है, तो उसको रीमॉडल कर दिया जा रहा है, क्योंकि लार्वा हर्बीवोर था तो फ्रॉग दूसरी तरफ कार्निवोर है, तो हेंस सेम इंटेस्टाइन काम नहीं करेगी, तो इसलिए इंटेस्टाइन में चेंज किया जाता है। रीस्पेसिफिकेशन भी किया जाता है। एंजाइम जो कि लिवर में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो एंजाइम लार्वल स्टेज में कुछ और प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, फ्रॉग में कुछ और प्रोड्यूस होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रीस्पेसिफिकेशन कर देना। तो इतने स्टेजेस से जो है हमको देखने को मिलेगा कि एम्फीबियन में मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। चलिए वन बाय वन इनको डील करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट दे के रखा है कि लार्वल स्टेज में क्या चीजें होती हैं, एडल्ट में क्या होती हैं, कुछ एक आध में एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, बाकी आप अपने एंड से देख लीजिएगा। जैसे लोकोमोटरी यानी लोकोमोशन यानी मूव करने के लिए जो है लार्वा मेनली एक्वेटिक लाइफ जीता है, इसके पास टेल और फिन्स होते हैं। एडल्ट जब होता है, जब वो फ्रॉग फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तब क्या होगा, वो टेरेस्ट्रियल लाइफ ज्यादा जीता है, वो टेललेस होता है और वो टेट्रापॉड होता है, यानी उसके पास 4 पॉड्स होते हैं, यानी हाथ हाथ पांव मिला के टोटल 4 वहां पे लिम्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए चेंजेस आ गए ना, ये था एक्वेटिक लाइफ, इसने ट्रांजिशन कर लिया टेरेस्ट्रियल लाइफ में, टेल फिन्स थे, यहाँ पे हो गया टेललेस हो गया ये, और टेट्रापॉड हो गया। नेक्स्ट देखा जाए रेस्पिरेटरी के मामले में, तो जैसे कि लार्वा में पाए जाते हैं गिल्स, ठीक है, जबकि एडल्ट जो है स्किन का इस्तेमाल करता है। उसके अलावा लार्वा में गिल्स हैं, स्किन है, लंग्स है। यहाँ पे एडल्ट के केस में स्किन है, ऑब्वियसली लंग्स है, एंड एडल्ट हेमोग्लोबिन है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, लार्वल हेमोग्लोबिन होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही चेंज हो जाए, जैसे देखिए लंग्स दोनों में रह रहे हैं, स्किन भी दोनों में है, तो बहुत सी चीजें चेंज होंगी, बहुत सी चीजों का डेथ होगा, लेकिन बहुत सी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्टेड भी रहेंगी, सब कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, सर्कुलेटरी में आप देख सकते हैं। न्यूट्रिशनल के मामले में देखा जाए तो लार्वल फॉर्म जो है हर्बीवोरस होता है, जबकि फ्रॉग का फॉर्म यानी एडल्ट फॉर्म कार्निवोरस हो जाता है। इसका लॉन्ग स्पाइरल गट होता है लार्वा का, जबकि एडल्ट का शॉर्ट गट होता है। नेक्स्ट इसमें जो है इंटेस्टाइनल सिम्बायोन्स देखे जाते हैं, इसमें प्रोटीजेस वगैरह देखे जाते हैं। लार्वा के पास स्मॉल माउथ होता है, फ्रॉग के पास लार्ज माउथ होता है विथ लार्ज टंग, जबकि लार्वा के पास स्मॉल माउथ होता है, हॉर्नी जॉज होते हैं, लैबियल टीथ होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो लार्वा जो है मेनली अमोनिया अमोनिया बेसिस पे होता है ज्यादातर, और सम केसेस में जो है दैट इज यूरिया प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन हम ज्यादातर इसको अमाइनोटेलिक ही बोलते हैं। लेकिन जो एडल्ट होते हैं ये मेनली लार्जली यूरिया सिक्रीट करते हैं, एंड एंजाइम ऐसा पाया जाता है जो कि यूरिया बनाता है, हेंस इसको हम यूरियोटेलिक का नाम देते हैं। तो जो लार्वा होता है वो अमाइनोटेलिक होता है, जबकि एडल्ट जो है वो यूरिटेलिक होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सब भी आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लार्वा की बॉडी में क्या था और फ्रॉग की बॉडी में क्या होने वाला है, तो यानी वो सब चीजें यहाँ पे चेंज होंगी जो बताया गया है। ओके, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ग्रोथ फेज में क्या देखने को मिलेगा हमें। तो बोला गया है ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, क्या क्या नया नया ग्रो करेगा। इसमें क्या होता है, जो T3 है दैट इज ट्राई आइडोथायरोनिन इंड्यूस सर्टेन एडल्ट स्ट्रक्चर ऑर्गन टू फॉर्म। तो यहाँ पे T3 का मेजर रोल होता है नए न्यू ऑर्गन को फॉर्म करने में। ठीक है, न्यू ऑर्गन्स को फॉर्म करने में T3 मदद करता है। The limbs of an adult frog emerges from a specific site on the metamorphosing tadpole. Similarly, in the eyelid and the nictitating membrane, the so-called third eye in the frog both emerges. तो होता क्या है यहाँ पे, जो मेनली लिम्स होते हैं उनका इमर्जेंस शुरू होता है, जो कि टैडपोल होता है उसी बॉडी में, और साथ ही साथ जो है थर्ड आई जिसको हम कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, वो भी वहां पे इमर्ज होना शुरू हो जाती है, यानी ये नए ऑर्गन है जो फॉर्म होंगे। मोर ओवर T3 क्या करता है, इट विल इंड्यूस द प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू न्यूरॉन टू सर्व दिस ऑर्गन। अब देखिए बॉडी में नए ऑर्गन बन रहे हैं तो वहां पे न्यूरॉन को पहुंचाना जरूरी है, राइट, क्योंकि कोई भी बॉडी का पार्ट हो वहां पे न्यूरॉन्स होते ही होते हैं, तभी जाके वो प्रॉपर फंक्शन बनता है, सेंस करता है चीजों को। जब नए ऑर्गन बन रहे हैं तो वहां पे न्यूरॉन को पहुंचना जरूरी है, तो इस न्यूरॉन को उस नए ऑर्गन में पहुंचाने के लिए या वहां पे इसकी प्रेजेंस शो करवाने के लिए T3 मदद करता है। तो T3 जो है प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन करवाता है नए न्यूरॉन का नए ऑर्गन में।
जैसे जैसे लिम्ब ग्रो होता है बॉडी एक्सेस से, नए न्यूरॉन प्रोलिफरेट होते हैं एंड डिफ्रेंशिएट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। दीज न्यूरॉन सेंड एक्सॉन टू द न्यूली फॉर्म्ड लिम्ब मस्क्यूलेचर। और जैसे जैसे ये न्यूरॉन फॉर्म हो रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सॉन को नए नए स्ट्रक्चरल एरिया में भेजते हैं जहाँ पे नया नया स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया कि अगर आप T3 की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दोगे तो न्यूरॉन जो है वो फॉर्म नहीं होंगे नए नए एरिया में, और जो लिम्ब है उसमें पैरालिसिस हो जाएगा, यानी प्रॉपर ढंग से मेटामॉर्फोसिस प्रोसीड नहीं हो पाएगा। तो ये हमने देखा कि T3 जो है एक्चुअल में क्या रोल प्ले कर रहा है। अभी तक हमने देखा कि नए ऑर्गन को फॉर्म करने में मदद कर रहा है और वहां पे न्यूरॉन का एक तरीके से सप्लाई दे रहा है बाय इंड्यूसिंग एंड प्रोलिफरेटिंग द न्यू न्यूरॉन इन द न्यू ऑर्गन। इसके अलावा देखा जाए तो और क्या क्या हो रहा है, जो लार्वा के केस में जो आईज होती हैं वो मेनली कहाँ होती हैं, वो होती हैं एक तरीके से इस पोजीशन में, ये देखिए, ठीक है। लेकिन फ्रॉग में ये आई कहाँ पर है, देखिए इस पोजीशन में, यानी आई को जो है यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। तो बोला है मूवमेंट ऑफ आई टू द फ्रंट हेड, तो आई को जो है फ्रंट हेड पे, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है फ्रंट, और ये वाला पोर्शन क्या था, ये था लेटरल पोजीशन। तो आई को लेटरल पोजीशन से फ्रंट पोजीशन में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि लेटरल आई जो है वो एक तरीके से टैडपोल की मदद कर रही थी प्रे करने में, लेकिन जो अब फ्रंट आई होगी वो क्या करेगी, वो अब फ्रॉग की मदद करेगी उसके प्रे को कैप्चर करने में, ठीक है। सो दैट इज व्हाट मेंशन द फ्रंटली लोकेटेड आई फ्रॉग बेफिट इट्स मोर प्रीडेटरी लाइफस्टाइल। तो जो फ्रंट वाली आई होगी वो फ्रॉग को ज्यादा तरीके से मदद करेगी ताकि वो अपने प्रीडेटरी लाइफस्टाइल को आगे इनहेंस कर सके। टू कैच इट्स प्रे द फ्रॉग नीड टू सी इन द 3 डायमेंशन, क्योंकि प्रे को कैच करना है तो फ्रॉग को तीनों डायमेंशन में देखना पड़ेगा। दैट इज इट हैज टू एक्वायर बाइनोक्यूलर फील्ड ऑफ विजन where input from both the eye converge into the brain, और इसीलिए जो है आई का फ्रंट सेक्शन में होना जरूरी है। इन xenopus the new pathway result not from the remodeling of existing neuron but from the formation of new neuron that differentiate in response to the thyroid hormone। तो देखा गया कि जिनोपस में यानी फ्रॉग में जो भी नए नए ऑर्गन बन रहे हैं तो उन ऑर्गन में जो है पुराने न्यूरॉन को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा है या रीमॉडल नहीं किया जा रहा है, नए न्यूरॉन को फॉर्म किया जा रहा है, नए न्यूरॉन को फॉर्म किया जा रहा है, डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। पुराने न्यूरॉन को रीमॉडल करके नए एरिया में नहीं भेजा जा रहा है, नए न्यूरॉन को फॉर्म किया जा रहा है। ओके, तो ये था ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं सेल डेथ। मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे डेथ किस किस चीज की होगी, तो ऑब्वियसली जिस चीज की जरूरत लार्वा में है सेम उसी चीज की जरूरत फ्रॉग में हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो उसी को यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। तो बोला है द हार्मोन T3 कैन ऑल्सो इंड्यूस सर्टेन लार्वल स्ट्रक्चर टू डाई। तो T3 हार्मोन क्या करता है, T3 हार्मोन जो है डेथ भी करवाने में मदद करता है। जैसे कि T3 cause degeneration of the paddle-like tail and oxygen-procuring gills that were important for larva but not for the adult movement and the respiration। तो T3 की मदद से क्या होता है, टेल एंड गिल्स का जो है एक तरीके से डीजेनरेट कर दिया जाता है, क्योंकि ये ऑर्गन जो है लार्वा की मदद कर रहे थे लार्वल लाइफ जीने में, लेकिन ये सारे ऑर्गन किसी भी तरीके से फ्रॉग में काम नहीं करेंगे, इसलिए इनकी डेथ होती है, ठीक है। जहां पे टेल मूवमेंट में एंड गिल्स जो है रेस्पिरेशन में मदद कर रहे थे। अब ये जो फैक्टर्स होंगे, मूवमेंट के लिए लेग्स चले आएंगे फ्रॉग के पास, और रेस्पिरेशन के लिए जो है अगेन चेंजेस यहाँ पे देखा जाएगा, राइट। तो गिल्स को चेंज कर दिया जा रहा है, यानी डीजनरेट कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट द टैडपोल्स टेल मसल एंड स्किन डाई। टैडपोल का जो टेल का मसल्स है और स्किन है उसमें भी डेथ होती है। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ टेल रीअब्जॉर्प्शन इज कॉज्ड बाय द सुसाइड। जब सबसे पहला जो टेल का जो सबसे पहला पार्ट जिसका डेथ होता है वो किसके थ्रू होता है, सुसाइड के थ्रू होता है। बट द लास्ट रेमिनेंट ऑफ द टैडपोल टेल मस्ट बी किल्ड ऑफ बाय द अदर मीन्स। लेकिन जो लास्ट पार्ट है टेल का वो किसी और मीन्स से किल किया जा रहा है, यानी डेथ करवाई जा रही है। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया व्हेन टैडपोल मसल सेल वेर injected with the dominant negative T3 receptor and therefore could not respond to the T3, the muscle cells survive, indicating that T3 told them to kill themselves by the apoptosis। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि टैडपोल के मसल सेल में जो है डोमिनेंट नेगेटिव T3 रिसेप्टर इंजेक्ट किया गया,
T3 रिसेप्टर किससे बाइंड करेगा? T3 से बाइंड करेगा। तो देखा यह गया कि T3 रिसेप्टर ने T3 से बाइंड नहीं किया और जो मसल सेल थे वो सर्वाइव कर गए। यानी इससे ये पता चलता है कि अगर T3 नॉर्मल रिसेप्टर से बाइंड करता तो वो उनको इंस्ट्रक्ट करता कि किल कर लो खुद को। तो यहाँ पे जो किल करने का जो सिग्नल आया था एक्चुअल में T3 ने कहा था उनको कि भाई तुम अपने आप को किल कर लो विद द हेल्प ऑफ एपोप्टोसिस। सॉरी। This was confirmed death of the tadpole muscle cell is prevented by blocking the activity of the apoptosis inducing enzyme caspase-9। और ये जो apoptosis के थ्रू सेल डेथ हो रही है ना, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप caspase-9 को इनहिबिट कर दें, जो कि एक तरीके से apoptosis में पार्टिसिपेट करने वाला एंजाइम होता है। Later in the metamorphosis, the tail muscles are eaten up by the macrophage। आगे चल के जो है टेल के जो मसल्स हैं उनको मेनली क्या कर लिया जाता है, मैक्रोफाज जो है उसको वो इनगल्फ कर लेते हैं। Perhaps because the extracellular matrix that support the muscle cell have been digested by the protease। और वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो टेल के पास जो मसल सेल्स हैं उनको जिस ईसीएम ने पकड़ के रखा था वो ईसीएम को प्रोटीएज ने डाइजेस्ट कर लिया है और हेंस अब जो टेल का मसल्स है उसको जो है इजीली मैक्रोफाज फीड कर सकता है और उसको वो ईट कर सकता है, यानी फैगोसाइटोस कर सकता है। डेथ ऑल्सो कम टू द टैडपोल रेड ब्लड सेल। इसके अलावा जो डेथ का इवेंट है वो टैडपोल के रेड ब्लड सेल्स में भी होता है। होता क्या है, मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे जो टैडपोल का हेमोग्लोबिन होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एडल्ट के हेमोग्लोबिन से, जिसके पास टेंडेंसी है ऑक्सीजन से स्लोली बाइंड करने की एंड दैट इज रिलीज इट मोर रैपिडली। तो होता क्या है कि जो फ्रॉग का हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से थोड़ा स्लोली बाइंड करेगा और उसको रैपिडली रिलीज करेगा, जबकि टैडपोल का जो हेमोग्लोबिन है उसमें ये फीचर नहीं है, इसीलिए उसको टैडपोल के जो हेमोग्लोबिन है उसको रिप्लेस किया जाता है फ्रॉग के हेमोग्लोबिन से। The red blood cell carry the tadpole hemoglobin, have a different shape sorry then the adult red hemoglobin then the adult red blood cell, and these larval red blood cell are specifically digested by the macrophage in the liver spleen after the adult red blood cells are made। तो वही बोला है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि काफी डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू द टैडपोल। तो जो टैडपोल के रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको बाद में जो है मैक्रोफाज के थ्रू डाइजेस्ट कर लिया जाता है एंड उसको फिर एलिमिनेट कर दिया जाता है। और अब बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स रहेंगे वो किसके रहेंगे, दैट इज फ्रॉग। ठीक है, और दोनों के जो शेप होते हैं दैट इज उनमें डिफरेंस होता है। दैट इज व्हाट मेंशन द आरबीसीज कैरिंग द टैडपोल हेमोग्लोबिन हैव द डिफरेंट शेप। तो वो आरबीसी जो हेमोग्लोबिन को कैरी कर रहे हैं लार्वा में उसका शेप डिफरेंट रहता है कंपेयर टू द आरबीसी जो कि हेमोग्लोबिन को कैरी कर रहे हैं फ्रॉग। नेक्स्ट आता है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग कैसे हो रहा है और किस चीज का? रीमॉडलिंग यानी कोई चीज पहले से ही है उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए जा रहे हैं। तो रीमॉडलिंग क्यों होता है? क्योंकि लार्वल स्ट्रक्चर को एडल्ट नीड के अकॉर्डिंग रीमॉडल करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लार्वल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि लार्वा जो है हर्बीवोर है, वो प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, इसीलिए जो है इंटेस्टाइन में बहुत सारे न्यूमरस कॉइल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है क्योंकि उसमें बहुत से इनडाइजेस्टेबल चीजें भी होती हैं। तो क्योंकि लार्वा हर्बीवोर था इसलिए उसके इंटेस्टाइन में बहुत से न्यूमरस कॉइल थे ताकि वो प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट कर सके। लेकिन जो फ्रॉग बनेगा वो क्या होगा, वो कार्निवोरस डाइट का होगा, मतलब वो कार्निवोरस होगा, किसी और ऑर्गेनिज्म को खाएगा, इट में भी मॉस्किटो, इट में भी फ्लाइज। ठीक है, तो हेंस अब उसको उतने न्यूमरस कॉइल वाले इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं है, इसलिए उसका इंटेस्टाइन जो है शॉर्ट होगा। तो ये रीमॉडल किया गया कि जो पहले से जो इंटेस्टाइन था उसको रीमॉडल करके लार्जर इंटेस्टाइन को जो है रीमॉडल करके शॉर्टर इंटेस्टाइन में चेंज कर दिया गया। The new cells of adult intestine are derived from the functioning cell of the larval intestine। तो जो नए सेल्स होते हैं एडल्ट इंटेस्टाइन के उसको डिराइव किया जाता है लार्वल इंटेस्टाइन से ही, इंस्टेड ऑफ देयर बीइंग अ सब पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेम सेल दैट गिव राइज टू द एडल्ट intestine। As the ECM of the old intestine dissolve, most of the intestinal epithelial cell die। जैसे ही इंटेस्टाइनल सेल जो कि लार्वा का होता है उसके ECM जैसे ही जो है एक तरीके से डिसॉल्व होते हैं, वहां के इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स की डेथ होने लगती है।
जो सर्वाइव कर जाते हैं वो आगे चल के डी डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और इंटेस्टाइनल स्टेम सेल में खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा मच ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रीमॉडल, बहुत सा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको भी रीमॉडल किया जाता है एज न्यूरॉन ग्रो एंड इनर्वेट अ न्यू टारगेट। जैसे जैसे न्यूरॉन ग्रो करते हैं और नए एरिया में नए टारगेट के पास पहुंचते हैं, जबकि कुछ न्यूरॉन जैसे कि हो गया ऑप्टिक पाथवे इमर्जेस एंड द लार्वल न्यूरॉन सच एज दी सर्टेन मोटर न्यूरॉन इन द टैडपोल जॉ स्विच देयर एलिजेंसेस फ्रॉम लार्वल मसल्स टू द न्यूली फॉर्म्ड एडल्ट मसल। और कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो कि लार्वा में काम कर रहे थे किसी और एरिया में, लेकिन जब नया ऑर्गन फॉर्म होता है तो उस नए ऑर्गन में जो है मूव कर जाते हैं। तो ये होता है दैट इज रीमॉडल के टाइम पे कि कैसे एग्जिस्टिंग चीजों को जो है रीमॉडल किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि जो टैडपोल होता है इनमें द लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ द टैडपोल, ठीक है, डीजेनरेट and ear undergo further differentiation the middle ear develops। अब क्या होता है, ईयर के पोजीशनिंग में भी चेंज होता है। जो जो हियरिंग सिस्टम हमको लार्वा में देखने को मिलता है, सेम हियरिंग सिस्टम या सेम हियरिंग सिस्टम का जो लोकेशन है वो हमको फ्रॉग में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए देखा जाता है कि जो टैडपोल हैं वो कुछ टाइम के लिए जो है डेफनेस फेस करते हैं, कुछ टाइम के लिए बहरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नए एरिया में जो है न्यूरॉन अपना मूवमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ पे नया ईयर बनेगा वहाँ पे न्यूरॉन माइग्रेट करेंगे, तो उतने पीरियड के लिए जो है टैडपोल में डेफनेस देखी जाती है। Thus, a neuron nervous system undergo enormous reconstruction as some neuron die, other born, and other change their specificity। तो नर्वस सिस्टम के लेवल पे जो है बहुत से चेंजेस आते हैं, क्योंकि कुछ नए न्यूरॉन बन रहे होते हैं, पुराने की डेथ हो रही होती है, और कुछ एग्जिस्टिंग वाले अपने दूसरे जगह पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। ओके, इसके अलावा नए बोन्स का भी फॉर्मेशन देखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजों को जो है रीमॉडल किया जाता है मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे। लास्ट आता है हमारे पास बायोकेमिकल स्पेसिफिकेशन इन द लिवर। बायोकेमिकल लेवल पे भी चेंजेस होते हैं जब टैडपोल टू फ्रॉग का ट्रांजिशन हो रहा होता है। सॉरी। अब इस चेंजेस में क्या होता है, T3 जो होता है, T3 कुछ ऐसे नए सेट ऑफ प्रोटीन बनाता है जिसकी मदद से जो है बायोकेमिकल रीस्पेसिफिकेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो टैडपोल्स हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, राइट, इसलिए वो अमाइनोटेलिक होते हैं, यानी क्या करते हैं, दे एक्सक्रीट अमोनिया। तो जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम अमाइनोटेलिक कहते हैं, ठीक है। तो जो टैडपोल हैं वो मेनली अमाइनोटेलिक होते हैं, लेकिन जो एडल्ट फ्रॉग हैं वो टेरेस्ट्रियल लाइफ लीड करते हैं, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है, ठीक है। और इसीलिए जो है वो क्या है, वो हो गए यूरोटेलिक, दैट इज वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो टैडपोल अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे थे, लेकिन फ्रॉग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, विच रिक्वायर लेस वाटर देन द अमोनिया एक्सक्रीशन। क्योंकि इनकी लाइफ लाइफ का जो मतलब एक तरीके से सर्वाइविंग स्किल है वो भी चेंज हो गया। पहले पानी में रहते थे, अब फ्रॉग जो है जमीन पे रहेगा। तो यूरिया इसलिए एक्सक्रीट करते हैं बिकॉज उसमें लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू दी अमोनिया एक्सक्रीशन। तो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लिवर बिगिंस टू सिंथेसाइज द एंजाइम जो कि जरूरी है यूरिया बनाने के लिए फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो लिवर में जो है कुछ बायोकेमिकल रिस्पेसिफिकेशन होता है और ऐसे एंजाइम का फॉर्मेशन करवाया जाता है जो कि यूरिया बना सके कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई, यहाँ पे आपको साइकिल दिखाया गया है कि एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का इस्तेमाल करके ये जो साइकिल चलती है उसमें क्या होता है, उसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है। T3 may regulate the change by inducing the set of transcription factor that specifically activate expression of a urea cycle gene। और T3 क्या करता है, T3 जो है वो कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस करवाता है जिससे कि यूरिया साइकिल के जीन का एक्टिवेशन होता है, और ऐसे जीन्स का वो रिप्रेस करता है जिससे कि अमोनिया सिंथेसिस हो पाता। और इसीलिए जो है फ्रॉग
यूरियोटेलिक हो जाता है, यानी यूरिया सिक्रीट करता है, ना कि अमोनिया। T3 activate adult hepatic genes while repressing the larval hepatic genes in the same cell. इसके अलावा T3 क्या करता है, एडल्ट स्पेसिफिक हिपैटिक जीन्स का एक्टिवेशन करता है, जबकि लार्वल स्पेसिफिक हिपैटिक जीन का रिप्रेशन करता है सेम सेल में। एंड मोरओवर for the brief time during the metamorphosis the same liver cell contain mRNA for both larva and adult protein। और एक टाइम ऐसा भी आता है मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे कि जो लिवर होता है वो एट अ टाइम लार्वा एंड एडल्ट दोनों के लिए जो है mRNA एंड प्रोटीन को रखता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाएगा लार्वल स्पेसिफिक चीज़ों को एलिमिनेट किया जाएगा एंड फ्रॉग स्पेसिफिक चीज़ों को अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा केस कि कैसे जो है बायोकेमिकल रीस्पेसिफिकेशन हमको देखने को मिलता है लिवर में।